श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सोमदेव, चंद्रदेव तथा भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण निष्ठ द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप हम नित्य प्रस्तुत करते रहे, जो आपके सुझाव के ही अनुरूप। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं त्रिक पंचांग से लिए गए हैं। छवि, ध्वनि और जन्म का विवरण किसी महान व्यक्तियों का या प्रमुख व्यक्तियों का कहें, वह गूगल से लिया गया तथा यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा पाने में समर्थ। पंचांग के 5 अंग होते हैं और दैनिक पंचांग जो प्रस्तुत है हमारे द्वारा, उसके भी 5 भाग। चलिए उन 5 भागों से रूबरू होते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उन 5 भागों में क्या है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है और इसी पहले भाग का पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम अलग से प्रस्तुति करते लघु रूप से, लघु पंचांग के रूप में अलग से प्रस्तुत करते हैं, जो आपके सुझाव के अनुरूप। दूसरा भाग चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में रहे जा सकते, इन दोनों का तालमेल कर आज का दिन कैसा होना है, किस तारा में आज का दिन जा रहा है, ये हम जानने का प्रयास करें। इसे चंद्र बलम कहते हैं, सॉरी तारा बलम कहते हैं। इस पद्धति को तारा बलम कहते हैं और ये मूलतः नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसमें हम ग्रहों के मित्रता, शत्रुता आदि के बारे में हम जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या है और उसके अनुसार दशा महादशा को हम जान सकते हैं। तो यह एक तरह से हमारे लिए बहुत लाभकारी है और ज्ञानवर्धक, ज्ञान चक्षु को खोलता है और साथ ही साथ इसका ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी अद्भुत पद्धति है। हमारे साथ बने रहिए, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग जन्म राशि में चंद्रमा जिस राशि में जन्म लिए हैं, जातक का कोई भी जन्म लिया है, जातक का जिस राशि में चंद्रमा थे स्थायी रूप से और आज चंद्रमा जिस राशि में है, उसके अनुसार कैसे संकेत करती है। चौथा भाग आज का चौघड़िया। चौघड़िया शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। शुभ काम करने के लिए या दैनिक कार्य करने के लिए भी यह उपयोगी हुआ करता है। साथ ही साथ कौन से अशुभ मुहूर्त है, ऐसे अवधि जो अशुभता से व्याप्त है, वह भी चौघड़िया। चौघड़िया की उपयोगिता काफी अच्छी है और सटीक है, इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता पर हमने हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो प्रकाशित किया है और यूट्यूब पर डाला है। विशेष चर्चा प्रस्तुति में 5 और अंतिम भाग अंक ज्योतिष। अंक जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक जन्मतिथि के रूप में होते हैं। उसके बाद हम अंकों के साथ खेलते हैं, अंकों के गोद में रहते हैं और अंकों का पीछा करते हैं, अंक हमारा पीछा करते हैं। इस प्रकार अंक ज्योतिष के अनुसार अंक ज्योतिष एक तरह से आज का दिन के बारे में बताता है। तो चलिए अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा 5वें भाग। इस प्रकार हम 5 भागों में से आज प्रस्तुति देखेंगे और अब आपको ले चलते हैं मुख्य भाग में। इसके पूर्व पंचांग पर थोड़ी सी चर्चा। पंचांग हम जानते हैं कि सुबह और सुबह जाने का माध्यम है, परंतु वास्तव में उसकी सीमा इतनी नहीं। यह व्यक्तिगत निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का सुधार है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए चलिए हम सब पंचांग का अनुसरण करके, पंचांग की महत्ता को देखते हुए, पंचांग के अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए
हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ साझा करें मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। और अब वो उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के भाग में। चलिए पहले भाग में आपको ले चलते हैं। स्वागत है आपका पहले भाग में पंचांग के। दिनांक 15 सितंबर 2025, अश्विन पक्ष कृष्ण शाका संवत 1947 विक्रम संवत 2083 कलायुग और कलयुग का 5 आज का सूर्योदय 5:35 पर, सूर्यास्त 5:54 पर, दिशा शुरू सनराइज एट 5:35 AM, सनसेट एट 5:54। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा करना श्रेष्ठ है। पंचांग के 5 दिन सोमवार, तिथि देर रात्रि 1:31 तक नौमी तिथि, उसके बाद रिक्ता। नौमी तिथि जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद 10वीं तिथि जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 7:31 तक मृगशिरा, उसके बाद आद्रा। योग देर रात्रि 2:34 तक व्यतिपात, उसके बाद वरियान। करण अपराह्न 2:15 तक पैतिल, फिर अपराह्न 3:06 तक गर्भ, और फिर बनिष्ठ। ये रहे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है। तो भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक भोलेनाथ आज नौमी तिथि है, भोलेनाथ सभा स्थल पर है जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद 10वीं तिथि है जो कि क्रीड़ा स्थल पर है, वह भी शुभ अच्छा शुभ तिथि नहीं है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं। अभिजीत मुहूर्त 11:20 से 12:09 तक, दिन के 11:20 से 12:09 तक, अमृतकाल रात्रि के 9:05 से 10:38 दिन तक। सॉरी, अमृतकाल रात्रि के 9:05 से 10:38 रात्रि तक। सर्वात सिद्धि योग प्रातः 5:35 से 7:31 तक, और अमृत सिद्धि योग प्रातः 5:35 से 7:31 तक। आज सर्वात सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों सूर्योदय से 5:35 से प्रातः के 7:31। विजय मुहूर्त 1:47 से 2:37 अपराह्न तक। गोधूली वेला संध्या 5:54 से 6:17 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:21 से मध्य रात्रि 16:18 तक 8 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होगा। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः 7:08 से 8:40 तक। कुलिक काल अपराह्न 1:17 से 2:49 तक। यमगंड दिन के 10:12 से 11:44 तक, और वर्ज्य मुहूर्त अपराह्न 3:39 से संध्या 5:12 तक। तो ये रहे हमारे पंचांग के 512 शुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति की तरफ चलते हैं, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः में है। चंद्रदेव मिथुन राशि में आ चुके हैं, मंगल देव तुला राशि में, बुध देव सिंह राशि वर्तमान, शुक्रदेव सिंह राशि में आ चुके हैं। इस प्रकार बुध देव का आज राशि परिवर्तन 11:10 पर है, जबकि सिंह राशि से निकलकर तुला राशि में जाए, कन्या राशि में जाए, अपनी ही राशि में जाकर उच्च के हो। मूल त्रिकोण राशि में होंगे, सॉरी, अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे, और बुध देव अभी अस्त चल रहे हैं। इस प्रकार यदि कहें राशि के अनुसार, अंश के अनुसार यदि देखें, तो सूर्य देव वृद्धावस्था की ओर है, मंगल देव राशि परिवर्तन कर शिशु अवस्था में है, बुध देव
वो वृद्धावस्था में है, बृहस्पति देव बुध वृद्धावस्था में है, और शुक्र देव और शनि देव ये शिशुरावस्था। आश्चर्यचकित न हो, शनि देव का राशि परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह। ग्रहों और नक्षत्रों के किसी भी राशि का राशि परिवर्तन आज नहीं है। सूर्य की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह है, बुध की राशि में 2 ग्रह है, मंगल की राशि में कोई ग्रह। इस प्रकार मंगल और चंद्रमा की राशियों में कोई ग्रह नहीं। नक्षत्र के अनुसार आज का दिन देखें तो नक्षत्र के अनुसार आज मित्र राशि में 2 ग्रह, मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और स्व नक्षत्र में 4 ग्रह खुद है। स्व नक्षत्र में 4 ग्रह जो अपने ही नक्षत्र में है। सूर्यदेव, मंगल देव, बृहस्पति देव और शनि। आज केतु और शुक्र का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है, क्योंकि केतु शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र केतु के नक्षत्र। इस प्रकार राशियों का चंद्र बुध राहु ये स्वतंत्र ग्रह है, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। सूर्य देव, बृहस्पति देव, मंगल देव के नक्षत्र में 2 ग्रह है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में चंद्र बुध राहु को छोड़कर एक एक ग्रह। ये रहे प्रस्तुति हमारे संभाग की। आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और आज जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं चंद्रमा, उसके अनुसार आज कैसा फल हो। इसे ताराबलन कहते हैं। ताराबलन के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है वह जब चंद्रमा के गोचर से संबंधित है, इस नक्षत्र में गोचर कर। ताराबलन के नीचे जो वर्टिकल रोज है वे चंद्रमा जन्म कुंडली में जब इस नक्षत्र में जन्म थे उसका भी। इस प्रकार यदि आज का चंद्रमा, आज का तारा जन्म विपत करी और नैथनी में होता है तो फिर वही संपत क्षेम साधक मित्र अति मित्र होता है शुभ। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, आज भ्रमण कर रहे हैं, और जन्म कुंडली से कैसे नक्षत्र एक उससे हम कौन सा तारा आज का आता है, शुभकारी या अशुभकारी, यह हम आकलन करते हैं। अशुभकारी तारा आने पर उसको त्याग कर। यह मूलतः तारा बलम 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित, और यह 9 तारा चक्र पद्धति में ये का सिद्धांत ग्रहों के मन पर है कि क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ग्रह का फल देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं हो। तो कुल 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह है। तो आखिर कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, इसके लिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला से 9वां तक एक श्रेणी में, दूसरा से 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी में, 19वां से 20वां तक तीसरे श्रेणी। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु देव पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। अब फलित कैसे करते हैं, यह देखिए। 9 तारा चक्र पद्धति को तारों को कैसे जोड़ते हैं विभिन्न ग्रहों से। प्रत्येक समूह में से, प्रत्येक श्रेणी में से पहला नक्षत्र होता है उसे पहले ग्रह केतु देव से जोड़ते हैं। यानी पहला ग्रह केतु देव बने और वे पहले नक्षत्र के स्वामी, और वे नक्षत्र हुए अश्विनी, मेघ, माघा और मूला। उसी तरह से दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामी तो शुक्रदेव हो गया, जो कि भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा है। यही क्रम में चलते हुए अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के नक्षत्र का स्वामी तो बुध देव दिया गया, जो 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र होते हैं।
इस प्रकार सभी 27 नक्षत्र का स्वामित्व विभिन्न ग्रहों को दे दिया। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण। यदि जिस जातक का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके शासक ग्रह को पहचाने और फिर उस नक्षत्र को पहचान कर गणना वहां से आरंभ कर, उस नक्षत्र को पहचाने और फिर नक्षत्र के स्वामी को जाने और फिर वहीं से गणना आरंभ कर। उदाहरण स्वरूप किसी जातक का जन्म यदि पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ तो उसके स्वामी जुपिटर बनेंगे और गणना वहीं से आरंभ होगी। पहला ग्रह बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा बुध, चौथा केतु, पांचवा शुक्र, छठा सूर्य, सातवां चंद्रमा, आठवां मंगल, नौवां राहु। इसलिए उसी तरह से शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा ग्रह बुध, तीसरा केतु, चौथा शुक्र, पांचवा सूर्य, छठा चंद्रमा, सातवां मंगल, आठवां राहु, नौवां बृहस्पति। और गणना जब हम पहला ग्रह से करते हैं तो पहला ग्रह जो होता है वह निश्चित फल देता है, दूसरा ग्रह शुभ फलदायी होता है। उसी तरह क्रम में बढ़ते हुए दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह शुभ फलदायी होते हैं और इनकी शुभता जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वैसे शुभता बढ़ती है। वहीं पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह अति अशुभकारी, तो अशुभकारी और अति अशुभकारी होते हैं और यह हमें सावधान भी कर। तो इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में जान गए कौन से ग्रह हमारे शुभ फलदायी हैं, कौन से अशुभ फल। हम इसकी पहचान कर सकते हैं और इस प्रकार यदि हम पहचान कर लिए तो कौन सी महादशा अच्छी होगी, कौन सी महादशा खराब होगी, यह भी हम जान सकते हैं। साथ ही साथ यह जान सकते हैं कि कौन से महादशा हमारे लिए पीड़ा लेके आएगा, कौन से महादशा हमारे लिए शुभ कार्य को करने को कहेगा। और वैसी स्थिति में हमें शुभ कार्यों का निष्पादन शुभ के ग्रहों की महादशा में क्या नहीं कर सकते, जब हमें अग्नि पता चल जाए। उसी तरह से अशुभ यदि स्थिति है तो मानसिक रूप से पीड़ा को बर्दाश्त करने के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर। और इसके बाद हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शुभ फल। अब जब हमें ग्रहों का पता चल गया कौन से ग्रह शुभ है कौन से ग्रह अशुभ है, तो क्या जन्म कुंडली में जितने ग्रह बैठे हुए हैं उसके बारे में क्या ग्रीक जान नहीं सकते और ज्योतिषियों से डिस्कस भी कर सकते हैं ये ग्रह हमारे लिए शुभकारी नहीं है और इसका निराकरण। इसके अतिरिक्त यदि हमारा कोई भी व्यक्ति हमारे शत्रु नक्षत्र में जन्म लिया है, यानी ऐसा ग्रह जो हमारे लिए शत्रु है, पीड़ादायक है, वैसे नक्षत्र में कोई जन्म लिया है तो फिर हमारे लिए शुभकारी नहीं। ऐसे नक्षत्र में जन्म लिया जो अशुभकारी हो तो वह हमारे लिए शुभकारी नहीं हो सकता। उससे अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं या कोई भी कार्य उसके साथ संपर्क कर रहे हैं तो वह हमारे लिए शुभ स्थिति नहीं देगा। वही यदि संपत्ति कारक हो तो वह हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह जन्म कुंडली में यदि जहां पर हमारे संपत्ति ग्रह बैठे हो, दूसरा ग्रह जन्म नक्षत्र से दूसरा ग्रह जो बैठे हो वे हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं, संपत्ति के कारक बन सकते हैं। इसलिए हमें उससे संबंधित कार्य करें तो हमें लाभ। तो इन सब स्थितियों से हम नौ तारा चक्र पद्धति से ये जान सकते हैं कि कब हम कैसे कार्य करें और कौन कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी हैं, कौन कौन से ग्रह शुभकारी। और इस तरह से हम दशा महादशा का फल भी अग्रिम रूप से जान सकते हैं, आकलन कर सकते हैं।
और जब ये आकलन करता है तो हम मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर किसी पीड़ा को बर्दाश्त करें। तो इस तरह से हम नवतारा चक्र पद्धति का ये सटीकता जो प्रमाणित है उसका फल लाभ उठा सकते। हमने जन्म इसके विस्तृत व्याख्या अपने प्रस्तुति नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति पर किया है। आप उसे जरूर देखें। भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली भी वहां रखी। और याद रखें, जब भी कोई पोस्ट देखें, आपसे अनुरोध है इस पोस्ट को लाइक भी करें, साझा भी करें। तो चलिए, आज का दिन चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, इसे देखें। तो चंद्रमा आज 7:31 सुबह में जिस नक्षत्र में है, चंद्रमा आज सुबह में जिस नक्षत्र में है वे है मृगशिरा। और आद्रा। ये मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र में चंद्रमा आज है। तो यदि हम जातक अगर जातक का किसी का जन्म भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हुआ है तो पहला भाग उसके लिए क्षेम होगा, उसके बाद प्रत्यय होगा। यानी पहला भाग जब तक चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है शुभकारी होंगे, उसके बाद समस्या कारक हो। उसी तरह यदि किसी जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है तो दोनों भाग इसके लिए मित्र अति मित्र है, शुभकारी। चलिए एंजॉय करें। इसी प्रकार तरह से हम किसी भी जातक का जन्म कुंडली से हम ये देख सकते हैं कि आज का दिन कैसा है और हम उसके अनुसार काम कर सकते हैं। हमने आरंभ में कहा था कि जब भी चंद्रमा आज का तारा जन्म विपत्त प्रत्यय या नैथन में होता है तो शुभ काम नहीं करने चाहिए। तो कुछ लोगों का सुझाव आता है कि उपाय क्या करने चाहिए। तो यहाँ आपको बता दें, उपाय को संभावना क्षीण है, क्योंकि उपाय जो भी है किताबों में वह प्रमाणित नहीं है। साथ ही साथ उसकी सटीकता प्रमाणित नहीं है। इसलिए हमें जो तारे मिले हैं उसी को उसका जो आज काम करने हैं उस संबंधित तारा में यदि अशुभ है तो वहां टालें और अगले शुभ स्थिति का इंतजार करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको जो उपाय है वह आपको बताते हैं, लेकिन जोखिम नहीं लेंगे। यह उपाय अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है। जन्म तारा में आपका नक्षत्र पड़ता है आजकल तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपद में पड़ता है तो गुड़ का दान करें। प्रत्यय में पड़ता है तो नमक का दान करें। और धन्य है तो मुहूर्त को त्याग। फिर भी मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। तो ये रहे हमारे दूसरे भाग की प्रस्तुति। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हमारे जो अ, इस पर प्रस्तुति हमारी है नवतारा चक्र पद्धति पर, जरूर देखें और उससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा, ज्ञानवर्धक होगा और आपके लिए उपयोगी। चलिए तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है बल्कि बुध का देव का है और बुध देव अस्त चल। चंद्रमा मिथुन राशि में मन कर रहे हैं और इसी में रहेंगे। यह चंद्रमा जिस राशि में होता है और आज चंद्रमा जिस राशि में परिवर्तन गोचर कर रहे हैं उससे फल दें। तो चंद्रमा अभी फिलहाल गोचर मिथुन राशि में कर रहा है। इसलिए मिथुन राशि के जातक के लिए मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि के जातक के लिए शुभता के साथ।
शेष ग्रह सावधान। ये रहे हमारे चौथे भाग। तीसरे भाग की प्रस्तुति। चौथे भाग में आपको ले चलते हैं चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया मुहूर्त एक प्रकार का शुभ और अशुभ समय दर्शाता है कि कब कौन से कार्य किस शुभ में किए जाए। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और दैनिक कार्यों के लिए अर्थात किसी भी पूजा या शुभ कार्य को शुरू करने से पहले इस मुहूर्त को देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखे। और चौघड़िया कुल 8 होते हैं दिन के। 8 चौघड़िया रात के। और ये 8 चौघड़िया को साप्ताहिक सप्ताह के 7 दिनों से संबद्ध करने के लिए 7 चौघड़िया को उनका नामकरण हुआ और उन्हें 7 ग्रहों से संबंधित कर दिया गया। और ये 7 ग्रह विभिन्न कार्यों के लिए सातों चौघड़िया का साप्ताहिक दिनों से संबंध और साढ़े साप्ताहिक दिनों का संबंध 7 ग्रहों से। और ये सातों ग्रह का संबंध विभिन्न कार्यों से, विभिन्न प्रयोजन से। इसलिए सभी 7 चौघड़िया किसी न किसी विषय कार्य के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। और जो आदि का चौघड़िया दिन का होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। रात्रि का जो आदि का चौघड़िया होता है वो अंत का होता है। अब चौघड़िया की उपयोगिता पर हम प्रकाश डालते हैं। चौघड़िया ग्रह के अनुसार उपयोगी हुआ करता है कि कौन से ग्रह कैसे फल देते हैं। किंतु चौघड़िया को देखते समय हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आज का चौघड़िया किसी भी अशुभता से व्याप्त नहीं। चौघड़िया जिस 3 चीजों से अशुभता की व्याप्त हो सकता है वह है दिन में वार वेला, काल वेला और राहु काल, और रात्रि में काल रात्रि। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं कि आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया काल चौघड़िया राहु काल और काल वेला से ग्रसित है। वहीं लाभ चौघड़िया वार वेला से ग्रसित है। और रात्रि का लाभ चौघड़िया 10:17 से 11:45 तक है। वह भी लाभ चौघड़िया काल रात्रि चौघड़िया से हुआ ग्रसित। यानी इन 3 नक्षत्रों को त्याग कर तब काम करना चाहिए, नहीं तो अशुभ ज्यादा हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम 5वें भाग में आपको ले चलते हैं। 5वां भाग अंक ज्योतिष से संबंधित रखता है। अंक ज्योतिष में हम एकल अंक पर काम करते हैं, यानी 1 से ज्यादा अंक वाले जब भी समूह मिलते हैं हमारे पास तो उन अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लिया जाता है। ये एकल अंक के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं और वे ग्रह हैं एक के सूर्य, दूसरा के चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, 5वां का बुध, छठा का राहु शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और इन्हें विभिन्न नामों से जो बुलाया जाता है वे 1 के राजा या सरकार से, 2 को रानी या डिप्लोमेट से, 3 को गुरु से, पहले को राजा या सरकार से, दूसरे को रानी या पार्टनरशिप से, तीसरा को गुरु या सलाहकार से, चौथा को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले से, 5वां को राजकुमार या कुमार से, छठा को मंत्री से या ऐसा व्यक्ति जो हमें सुख सुख सुविधा दे, 7वां को केतु या धर्म गुरु से, 8वां को अधीनस्थ और 9वां को मंगल सेनापति। तो हम चर्चा कर रहे थे, एक को राजा से या सरकार से, दूसरे को रानी से या पार्टनर से, तीसरा को गुरु या सलाहकार से, चौथा को शरारती तत्वों से या नियम तोड़ने वाले से, पांचवा को चौथा को शरारती तत्वों या नियम तोड़ने वाले से, 5वां को खुद राजकुमार से, छठा को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले से, 7वां को धर्म गुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें पूर्व किसी भी घटना का पूर्वाभास हो उनसे, 8वां को अधीनस्थ हमारे अधीन काम करने वाले लोग से, तथा नीचे तबके के हमारे नीचे तबके के लोग, नौकर चाकर और न्यायाधीश, 9वां को सेनापति, डॉक्टर और पुलिस।
इस प्रकार हमारे सभी अंकों को का अलग नाम से पुकारते हैं। एकल अंक होता है 1 से, और मध्यम अंक होता है, जो तुलन अंक होता है 5वां अंक, क्योंकि वह 1 से 9 के बीच में मध्य में आता है। शून्य की को गणना में नहीं ली जाती, क्योंकि उस वह निश्चितता को दर्शाता है। अब हमारे साथ जो अंक होते हैं वे दो तरह के अंक होते हैं, एक स्टैटिक या स्थिर होता है, दूसरा डायनेमिक होता है, जो कि बदल सकता है। स्टैटिक अंक ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं, डायनेमिक अंक हमारे द्वारा। अब उस डायनेमिक अंक को हम स्थिर में बना सकते हैं या बदल भी सकते हैं, किंतु ये स्टैटिक अंक जो होते हैं ये मूलतः जन्म तिथि के रूप में, जन्म तिथि के रूप में हमारे पास आते हैं। और एक एक उदाहरण स्वरूप बातचीत का जन्म तिथि है वह हमने दिया है। तो यह तिथि, जन्म तिथि में 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं। पहला तिथि, दूसरा माह, तीसरा वर्ष। तिथि और माह एक अंक में भी हो सकता है या 2 अंक में भी हो सकता है। एक से ज्यादा अंक जब भी किसी भी संख्या में जब आएगा तो हम उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। तिथि को एकल अंक में परिवर्तित करने के बाद जो अंक आता है उसे मूलांक कहा जाता है या ड्राइवर कहा जाता है। तिथि, वर्ष और माह को जब जोड़ते हैं और एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम वाक्यांक कहते हैं या कंडक्टर कहते हैं। जिस तरह से बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल होना जरूरी है, उसी तरह से हम ड्राइवर के जीवन के बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में तालमेल जरूरी है। जब भी हम कोई ऐसा अंक ले आते हैं अपने से, जो हम डायनेमिक अंक ऐसा ले आते हैं, चाहे मोबाइल अंक का हो, नाम का हो या शहर का हो, और वह यदि मूलांक और भाग्यांक से मेल नहीं खाता है, टकराव होता है, फिर हमारे लिए समस्या का कारक होता है और वह हमारे अंक को असंतुलित करता है, जिससे विभिन्न तरह की बातें। तो ये रहे स्टैटिक अंक। अब आपको डायनेमिक अंक में पहला अंक जो हम सुधार के लिए उपयोग करते हैं वह नामांक होता है। अब आप आश्चर्यचकित होंगे, नाम में अंक कैसा? नाम तो अक्षरों का होता है, नाम अक्षरों का होता है और उसमें उन अक्षरों का अंकीय मूल्य हुआ करता है। और वे अंकीय मूल्य से हम जो अक्षर होते हैं नाम के, उसके उसको उसके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर उन अंकों को जोड़कर और एकल अंक में परिवर्तित कर हम उसका अंकीय मूल्य निकालते हैं। और यह नाम का अंकीय मूल्य और नाम का पहला अक्षर मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं। मित्रों, तटस्थ, तो आप जानना चाहेंगे कि आखिर इन अंकों के कौन कौन अंक शत्रु होते हैं? आपके समक्ष प्रस्तुत है हर अंक, हर अंक का, चाहे मूलांक हो या भाग्यांक हो, उसके शत्रु अंक कौन? उदाहरण स्वरूप 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8। इस तरह से आप अगर पूरी सूची को देखें, 4 7 8 और 9 ऐसे अंक हैं जो अपने ही अंक, खुद के अंक को शत्रु मानते। अब यदि 6 अंक का किसी का जन्म हुआ है और नाम का पहला अक्षर 2 है, फिर वो शत्रु अंक नहीं है इसके। उसी तरह से अगर देखें 6 अंक का नामांक 9 पर जाता है, फिर उसके शत्रु बन जाते हैं। और मूलांक इनका 2 है, भाग्यांक 2 है। 2 का शत्रु कौन कौन से? 4 6 8 9। नामांक फिर 9 पे गया, यानी इनका नामांक 6 और मूलांक और भाग्यांक दोनों के अनुसार अशुभ। यह समस्या खड़ा करें। उसी तरह से हर नाम अंक का जो है वह नाम का पहला अक्षर इन अंकों से नहीं होना चाहिए। यदि मूलांक या भाग्यांक आपका एक पड़ता है उदाहरण स्वरूप, तो आपका नाम का पहला अक्षर एफ या पी से नहीं होना चाहिए। इस तरह से इस शत्रु अंक को पहचाने और अपने पास सहेज कर रखें। यह फायदा लाभकारी होता होगा। आप किसी का नामकरण करने, नाम में शुद्धिकरण करने
या नवजात शिशु का नामकरण कर रहे हैं तो आरंभ से ही ऐसा नाम चुन के दीजिए ताकि आजीवन उस पर लाभकारी हो। इसलिए अंक ज्योतिष सीखना बहुत आसान है, उसका उपयोग करना बहुत आसान है। घर घर अंक ज्योतिष हो, यही मेरी पहचान है और यही मेरा लक्ष्य है। इसलिए घर घर अंक ज्योतिष का उपयोग करने के लिए आप साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि हर कोई अंक का को पहचाने, अंक के अनुसार अपने आप को ढाले और ऐसे अंक जो गलत सही ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति के नाम में यदि कोई अंक मिसिंग है, नहीं है, फिर उस ग्रह का जो संबंधित ग्रह और तत्व की ऊर्जा है वो शरीर उसके शरीर में नहीं हो, जिसके चलते रोग हो सकते। उसी तरह से किसी कोई अंक बहुत ज्यादा मात्रा में है, यदि किसी व्यक्ति का 9 अंक बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसका मतलब क्या होता है कि वह जो गुस्सा काफी गुस्सैल होगा, हो सकता है उसमें ऊर्जा की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा की काफी अधिकता हो जाएगी, फिर ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, आदि आदि। क्योंकि 9 मंगल को दर्शाता है और 9 जब भी मंगल को दर्शाता है, सिपाही को दर्शाता है, पुलिस को दर्शाता है, डॉक्टर को दर्शाता है, खून को दर्शाता है, तो वैसी स्थिति में ब्लड प्रेशर उसको हो सकता है। तो यह पहचान किया जा सकता है आरंभ से ही और उसके उपाय किए जा सकते हैं। इसी प्रस्तुति के साथ अब हम आपको ले चलते हैं आज के दिन कैसे हो गया अंक। आज का दिन 15/9/2025 और हमने आरंभ में ही सितंबर माह के आरंभ में ही बताया था, जिसको हम प्रतिदिन पर चल रहे हैं कि सितंबर 2025 में जो भी बालक जन्म लेगा उसके मूलांक और भाग्यांक एक ही होंगे। आज देखें 15/9/2025, 15 का मूलांक जो है से मूलांक 6 निकला और भाग्यांक भी 15/9/2025 6। भाग्यांक को 6 अंक जो भाग्यांक के रूप में है उसको हम लेकर चलते हैं और तब देखते हैं कि शत्रु अंक कौन कौन। 6 के शत्रु 3 और 9 हुआ करते हैं, तो 3 और 9 यानी 3 12 21 30 को जन्मे जातक, 9 18 27 को जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभता के संकेत नहीं मिल रहे हैं। शेष तिथि को जन्मे जातक किसी भी माह के, उनके लिए शुभता के संकेत। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को यहीं पर विराम देते हैं। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हमारी प्रस्तुति को पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित। सभी नए तथा पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि पुण्य का कार्य करें और अंक ज्योतिष सभी इस प्रस्तुति को सभी अपने मित्रों परिजनों तक शुभेच्छुओं के संग साझा करें, ताकि प्रस्तुति के हर भाग से का लाभ, पांचों भाग का लाभ उन्हें मिल सके, वे लाभान्वित हो सके और उसका उपयोग कर अनुसरण कर वे अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। अब भूलिएगा नहीं, आपको भी अब सभी भागों का अनुसरण करना आवश्यक है, ताकि आप अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। इसलिए अनुरोध करते हैं कि इसका अनुसरण करें, सभी भागों का अध्ययन करें, हमारी प्रस्तुतियों को देखें और आप लाभान्वित। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही। चंद्रदेव की कृपा पर बरसते रहे सोमदेव की कृपा पर से और भोलेनाथ आप पर, भोलेनाथ की आप पर कृपा। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ।